हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडियोथिक्स। और आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो हम अपने आसपास बहुत से चेंजेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। जब भी आयरन जो है वो एयर से कांटेक्ट में आता है तो कुछ दिनों बाद ही जो आयरन का सरफेस है उसमें रेडिश ब्राउन कोटिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क जो है जब वो कर्ड में कन्वर्ट होता है तो वो भी एक चेंज है, राइट। उसके अलावा हम बहुत से चेंजेस अपने आसपास देखते हैं, बहुत से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस अपने आसपास देखते हैं जो कि कई फैक्टर्स की वजह से अकर होते हैं। अब ये चेंजेस जो है इनको हमने क्लासिफाई किया है फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन अभी अभी तक आपको क्यों नहीं बताई, बिकॉज ये ही तो चैप्टर है, राइट। तो केमिकल रिएक्शंस की जो डेफिनेशन है ना वो केमिकल चेंज से ही आएगी। तो सबसे पहले हम केमिकल चेंज पढ़ेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट दी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो हम अपने आसपास बहुत से चेंजेस देखते हैं। इन चेंजेस को हमने क्लासिफाई करा है इनटू फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल चेंज की। तो वो चेंजेस, फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदली होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस। ठीक है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस। दूसरी चीज क्या होता है फिजिकल चेंज में कि यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। सेकंड पॉइंट है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ओके, तो यहाँ पे सब्सटेंस जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसके केमिकल फॉर्मूला या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है अपीयरेंस जैसे है हो गई आपकी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही बदलाव आता है, कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही डिफरेंस आया है। ओके, फिजिकल चेंज जो है ये एक रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल है ये, क्या है, कैसा चेंज है ये, रिवर्सिबल चेंज है। यानी आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हो। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं H2O का, वाटर। ठीक है, अब वाटर जो है ये है, अभी वाटर हमारा लिक्विड होता है, राइट। अब इसी पानी को जब हम फ्रीज कर देंगे तो क्या इसका कोई नया फॉर्मूला, कोई नया केमिकल फॉर्मूला आएगा? नहीं। फ्रीज कर देंगे तब भी आप लिखोगे तो इसको H2O ही, चाहे आप ब्रैकेट में सॉलिड लगा दो, राइट। आपने पानी को बर्फ में बदल दिया लेकिन अभी भी उसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो H2O ही लिखोगे आप, वाटर अभी भी H2O ही लिखोगे। ठीक है, भले ही वो फ्रीज हो गया हो, वो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन तब भी उसका केमिकल फॉर्मूला वही है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज आया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आया। रही बात रिवर्सिबल की, तो क्या आप बर्फ को वापस वाटर की फॉर्म में नहीं ला सकते हो? ला सकते हैं हम। ठीक है, पानी को देखिए जब बर्फ मेल्ट हो जाती है तो अल्टीमेटली वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, राइट। सो इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। ओके, तो फिजिकल चेंज आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिजिकल चेंज में बस इतना ही है। अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। देखिए केमिकल चेंज क्या होता है। अब केमिकल चेंज से ही देखिए, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज डेफिनेशन सेम है। देखो, जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो चेंज आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे चेंज होगी। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ रहा है और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ रहा है, और यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। पहला पॉइंट तो आपका कि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसमें चेंज आएगा, साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। ठीक है, दूसरी चीज
यहाँ पे एक नया केमिकल फॉर्मूला बनता है, ठीक है, न्यू केमिकल फॉर्मूला। और हाँ, नया सब्सटेंस भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। हाँ, अब एक चीज यहाँ पे देखो कि जो आपका नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, यानी जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी रिएक्टेंट से। जो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज है, जो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी आपकी प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, तो केमिकल चेंज आपका क्या रिवर्सिबल चेंज है? नहीं, केमिकल चेंज इज अ नॉन रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करते हैं और उनमें केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, दे अंडरगो चेंज इन केमिकल दे अंडरगो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है, ठीक है। तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। अब यहाँ से हम केमिकल रिएक्शन की कैसे डेफिनेशन निकालेंगे? देखो, जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनमें केमिकल चेंज हमें देखने को मिलता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल चेंज हो रहा हो, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो, यानी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है, ठीक है। ओके, अब केमिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल कंबशन, कंबशन एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरी चीज कंबशन में ही आता है, जब हम किसी पेपर को हम जलाते हैं तो कंबशन हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है, और जो आपका पेपर जब हम उसको जलाते हैं तो फिर वो एशेज में कन्वर्ट हो जाता है। ऐश क्या है? एक नया, बिल्कुल नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। क्या आप उसको वापस से पेपर की फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं। तो क्या हुआ? वो इरिवर्सिबल चेंज हुआ, ठीक है। ओके, तो सारी कंबशन रिएक्शन आपकी केमिकल चेंज में आती है, सारी कंबशन रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में आती है आपकी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें मेल्टिंग ऑफ आयरन और हम बात करें बर्निंग ऑफ आयरन, तो मेल्टिंग ऑफ आयरन और बर्निंग ऑफ आयरन में काफी अंतर है। अब इनमें से केमिकल चेंज कौन किसमें, केमिकल चेंज जो है वो कौन सा है और फिजिकल चेंज जो है वो कौन सा है? देखो, अगर हम बात करें मेल्टिंग ऑफ आयरन की, सॉरी मेल्टिंग ऑफ कैंडल की, अगर हम बात करें मेल्टिंग ऑफ कैंडल की, अगर हम बात करें मेल्टिंग ऑफ कैंडल की, तो यहाँ पे क्या कोई कंबशन हो रहा है? देखो, जब हम यहाँ पे फायर करेंगे, सो ड्यू टू कंबशन द कैंडल विल स्टार्ट बर्निंग, ठीक है। अब देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल को हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंबशन हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं जब भी कंबशन हो रहा है तो वो केमिकल चेंज में आता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में आता है। बट ड्यू टू दिस बर्निंग ऑफ कैंडल, जो ये वैक्स है ये मेल्ट हो रही है, जो वैक्स है वो मेल्ट हो रही है और वो नीचे जाके डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। अभी जो मेल्टिंग ऑफ कैंडल है, क्या ये भी केमिकल चेंज है? नहीं, ये केमिकल चेंज नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है। क्योंकि यहाँ पे जो वैक्स है ना, जो वैक्स है आपका, उसका सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस बदल रहा है, उसका सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस बदला है, वो है तो अभी भी वैक्स ही ना, है वो अभी भी वैक्स ही। तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल, मेल्टिंग ऑफ कैंडल क्या है? एक फिजिकल चेंज है, एक फिजिकल चेंज है, वेयर एज बर्निंग ऑफ कैंडल एक केमिकल चेंज है। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए, अब क्या ऐसे फैक्टर्स हैं या क्या ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो चलो उसे देखते हैं। Okay, now we are going to look at the observations that can determine a chemical reaction, यानी ऐसी observations जो हमें बताती हैं कि chemical reaction अकर हुआ है या नहीं। तो पहला है आपका change in state, I hope आपको visible होगा। हाँ, पहला है change in state। Change in state
एक केमिकल रिएक्शन चेंज इन स्टेट जो है ये डिटरमाइन करती है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की H2, क्या है ये गैस है, प्लस O2, ये भी क्या है एक गैस है। दोनों मिलके एक सेकेंड यहाँ पे 2H2 आएगा, ठीक है। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं H2O, जो कि क्या है ये, जो कि क्या है लिक्विड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों गैसेस हैं, हमने इन दोनों गैसेस को रिएक्ट कराया एंड दे आर फॉर्मिंग अ लिक्विड दैट इज H2O, दैट इज वाटर, राइट, जो कि क्या है वाटर है। तो चेंज इन स्टेट भी एक फैक्टर है जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए हमने, हाइड्रोजन क्या है गैस है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिए, दोनों को रिएक्ट कराया, क्या फॉर्म होगा वाटर, लेकिन वाटर क्या गैस है, नहीं, वाटर तो एक लिक्विड है, राइट। तो यहाँ पे हमें चेंज इन स्टेट देखने को भी मिलता है, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले तो प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट जो है ये आपका एक इनसॉल्युबल सॉलिड है जो कि सेटल डाउन कर जाता है आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन समाप्त हो जाती है यानी कंप्लीट हो जाती है तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो सेटल डाउन कर जाता है और उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसमें एग्जांपल है 2Ki, दैट इज पोटेशियम आयोडीन प्लस, अब देखिए ये एक्वस है, पोटेशियम आयोडीन एक्वस है, प्लस PbNO3 दैट इज लेड नाइट्रेट। अब इनका रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, 2KNO3 प्लस PbI2। अब ये जो PbI2 फॉर्म हुआ है, जो आपका PbI2 फॉर्म हुआ है ये आपका येलो प्रेसिपिटेट है। क्या है ये, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। PbI2 क्या है आपका येलो प्रेसिपिटेट है। उसके अलावा NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 इट विल फॉर्म NaNO3, ठीक है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को जब आप रिएक्ट कराओगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ सो इट विल फॉर्म सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl, ओके। अब ये जो आपका AgCl फॉर्म हुआ है यानी कि सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ है, दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या है ये, व्हाइट प्रेसिपिटेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, BaCl, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 dilute sulfuric acid, it will form NaNO3, BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। अब ये जो BaSO4 है ये क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये भी क्या है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एक दूसरा ऑब्जर्वेशन है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीसरा फैक्टर या तीसरा ऑब्जर्वेशन है इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल आप जिंक और H2SO4 यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन करा रहे हो। जब रिएक्शन होंगे तो प्रोडक्ट्स कौन कौन से फॉर्म होंगे, ZnSO4, साथ में गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 हाइड्रोजन गैस, एक सेकेंड, H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड लास्ट हमारा जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखो चेंज इन टेम्परेचर में आपका एग्जाम्पल आता है क्विक लाइम का। क्विक लाइम यानी कि CaO जब रिएक्ट करता है H2O के साथ यानी कि वाटर के साथ, सो इट फॉर्म्स CaOH2। CaOH2 क्या है,
स्लेक्ड लाइम है। स्लेकिंग ऑफ लाइम आप पढ़ोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, बट फॉर नाउ ये एक एग्जांपल है ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कैसे हो रहा है, देखो जब ये रिएक्शन हो रहा है ना तो बहुत सारी हीट रिलीज होती है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है, दैट्स वाई हमें टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है। देखो कैसे, सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन है ये एक हाई, तो जो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, बहुत सारी हीट जो है वो रिलीज होती है। अब क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे बहुत सारी हीट, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यानी सॉरी हीट रिलीज हो रही है तो बाहर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा या कम होगा, ऑफ कोर्स जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हीट जो है वो रिलीज हो रही है एनवायरनमेंट में, दैट इज वाई टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर के थ्रू भी हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर देखिए, इसमें आता है आपका एग्जाम्पल आयरन का, आयरन प्लस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हम आगे पढ़ेंगे जिसमें जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है टू दी लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। इसमें अभी आपको ध्यान नहीं देना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, ये थे आपके रिएक्टेंट्स आयरन और CuSO4 एंड दे आर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स FeSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे जो CuSO4 था ये ग्रीन कलर का था, सॉरी ब्लू कलर का था, ये जो CuSO4 है ये ब्लू कलर का था, पर रिएक्शन अकर होने के बाद जो प्रोडक्ट्स बने उसमें से जो FeSO4 है ये ग्रीन कलर का नहीं होगा, ये ब्लू कलर का नहीं होगा, ये ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, CuSO4 जो है ये ब्लू कलर का था, लेकिन जब ये आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे FeSO4 वो ब्लू कलर का नहीं होगा, वो ग्रीन कलर का होगा। तो चेंज इन कलर भी एक ऑब्जर्वेशन है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा सब कुछ समझ आ गया होगा, ऑब्जर्वेशंस जो कि केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, बाकी अगर हम केमिकल चेंज के या केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स देखें तो बर्निंग ऑफ वुड भी एक एग्जांपल है। जब वुड को हम बर्न करते हैं तो ऐश प्रोड्यूस होता है, ऐश ऑब्टेन होता है। ठीक है, ऐश क्या है, ऐश एक आपका नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है केमिकल रिएक्शन की वजह से। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आयरन जो है जब भी वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें रस्ट आ जाती है। ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब एग्जांपल्स आपके केमिकल चेंज के हैं। ओके, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और कैसे उन्हें बैलेंस करते हैं वो भी देखेंगे। थैंक यू।